हेलो गाइस, मैं एस के गुप्ता आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने विषय हिंदी का एक कहानी है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके सभी प्रश्न उत्तर को। और आप लोग से बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप कक्षा 10 के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, अगर आप कक्षा 10 में हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाएँ। ACS ग्रुप सर्च करें टेलीग्राम में जा करके और मेरे ग्रुप में जुड़ जाएं, आपको वहाँ से हर एक चीज़ का नोटिफिकेशन मिल। चलिए हम शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने कक्षा 10 के दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो पहला क्वेश्चन कह रहा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के सामने उनकी बेटी के द्वारा उपस्थित हुआ, क्योंकि यह प्रश्न उनकी बेटी ने ही पूछा था। आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा कि लेखक की बेटी ने ही पूछा कि आखिर नाखून बढ़ते क्यों हैं। इस तरह करके हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख चुके हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? चलिए इसको लंबा कर रहे ताकि आप लोग फ्रेश दिखाई दे देगा। चलिए हाँ, इस तरह था आपका इसका आंसर। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये देखिए। इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे यहाँ से। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाती है कि हे मानव, तुम वही लाखों वर्ष पूर्व के नाखून और दांत पर निर्भर रहने वाले जीव हो जो पशु के साथ उनके ही तरह घूमते थे, रहते थे और खाते थे। इसका मतलब समझिए आप लोग। जैसे कि आप सबको पता हो कि पहले इंसान के रूप में नहीं था, जंगलों में रहता था, इसके पास नाखून थे, दंत थे, एक जानवर के रूप में जीता था, जानवरों के साथ रहता था। तो वहीं कह रहे हैं लेखक कि नाखून यह याद दिलाती है कि हे मानव, तुम आज जैसे मानव पहले नहीं थे, तुम आज जैसे मानव पहले नहीं थे, तुम वही मानव हो जो आज से लाखों वर्ष पहले जानवरों के साथ रहते थे, जानवरों के साथ घूमते थे और जानवरों के साथ खाते पीते थे। उस समय तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं था, तो तुम नाखून और दांतों से शिकार करते थे और दूसरों से अपनी रक्षा भी करते थे। इस तरह हम लोगों ने देखा दूसरा प्रश्न को। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, लेखक के द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? लेखक के द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा, लेखक के द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना पूर्णतः संगत है, क्योंकि अब समझिए यहाँ पे क्योंकि ऐसा क्यों लिखा गया है। क्योंकि आदि मानव के समय मानव का प्रथम हथियार जो था वो प्रमुख हथियार था नाखून। आदि मानव के समय जो मानव का प्रथम हथियार था, प्रमुख हथियार था, वो उसका नाखून था, जिससे वह अपना बचाव करता था। मतलब किसी से झगड़ा लड़ाई होता था तो उससे अपना बचाव भी करता था तथा उसी नाखून से वो शिकार भी करता था। आज भी आपको याद होगा कि जब भी कोई बच्चा या कोई लड़का किसी से लड़ता है तो उसके पास कोई हथियार नहीं होता तो क्या करता है, नाखून से ही उसका मुंह नाक नोच लेता है। इसीलिए कहा गया है कि लेखक को नाखून को अस्त्र के रूप में देखना पूर्णतः संगत है, क्योंकि नाखून का उपयोग अस्त्र के रूप में वहाँ भी होता था और नाखून का उपयोग अस्त्र के रूप में यहाँ भी हो रहा है। इस तरह हम लोग करके 3 नंबर क्वेश्चन को देख लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है? मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है? तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, सॉरी 1 मिनट, हाँ चलिए इसका आंसर होगा, मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है, मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है क्योंकि यह अंधे नाखून हमेशा बिना काम के बढ़ते रहते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यह नाखून अंधे हैं और हमेशा बिना काम के बढ़ते रहते हैं। शायद इन नाखूनों को यह नहीं पता
ये नाखून नहीं जानते हैं कि आज मनुष्य के पास, आज मनुष्य पहले वाला नहीं रहा, उसके पास लाखों गुना करोड़ों गुना शक्तिशाली हथियार मिल चुके हैं, इसीलिए मानव नाखून को काट देता है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को प्रश्न अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, एक लाइक तो बनता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सुकुमार विनोदों के लिए नाखूनों का उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? लेखक ने संबंध में क्या बताया है? सुकुमार विनोद अर्थात पहले जो राजकुमार होते थे राजा महाराजा के घर में, या फिर कोई बड़े घराने के लड़के होते थे, लड़कियां होती थी, वे लोग नाखूनों को उपयोग में लाते थे। अब कैसे लाते थे इसके बारे में लेखक क्या कहते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं आज से हजारों साल पहले शायद विलासी लोग अर्थात राजा महाराजा लोग के काम में यह नाखून आता था, और यह लोग इस नाखून को, देखिए यहाँ लिखा हुआ कि काम में यह नाखून आता था और यह लोग इस नाखून को अनेक रूपों में अनेक डिजाइन से काटते थे तथा उसको सजाते संवारते थे। ठीक है, फिर देखते हैं कि लोग सजाते संवारते, लेकिन कुछ जगह के लोग थे जो कि बड़े बड़े नाखून रखते थे, कुछ जगह के लोग थे जो छोटे नाखून रखते थे। तो वहीं कह रहा है कि यहाँ पे आपको दिखा दें, हम देख पा रहे होंगे आप, थोड़ा सा लाइन लंबा हो चुका है जिसके कारण दिक्कत हो रही है। हाँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा गया है क्या कि तथा उनको सजाते संवारते थे और रंगते भी थे। गौड़ देश के लोग बड़े एवं दक्षिणात्य देश के लोग छोटे नाखूनों को ही रखते थे और उसी को सजाते संवारते थे। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है गौड़ देश के लोग कैसे नाखून रखते थे, तो आपको याद होगा कि बड़े नाखून रखते थे और दक्षिणात्य देश के लोग छोटे नाखून रखते थे। फिर कहा गया है कि इसके संबंध में लेखक ने इस संबंध में बताया है कि, अब लेखक इस संबंध में क्या कहते हैं देख लीजिए। लेखक ने इस संबंध में बताया है कि भारत में समस्त अधोगामिनी वृत्तियां, अधोगामिनी का मतलब हुआ नीचे खींचने वाली, पीछे खींचने वाली वृत्तियां या नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतीय ने उसे मनुष्य उचित बनाया है। यह बात लेखक चाह कर भी नहीं भूल सकता। इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ कह रहा है कि पहले जो विलासी लोग हुआ करते थे राजा महाराजा घर में या बड़े बड़े घरों में, वो लोग नाखून को रखते थे और उसको सजाते संवारते थे। वही कह रहा है कि उसको तरह तरह के डिजाइन में काटते भी थे, लेकिन गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखते थे और दक्षिणात्य देश के लोग छोटे नाखून रखते थे, उसी को सजाते संवारते थे। और लेखक इस बारे में कह रहे हैं कि चाहे कोई भी काम हो, जिस काम से मनुष्य पीछे खिंच सकता हो, जो काम मनुष्य को पीछा करती हो, उस काम से हमारे भारतीय लोग पीछे रहते हैं और हर उस काम को अपने अनुरूप ढाल लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे होंगे। कह रहा है क्या, नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इनका क्या अभिप्राय है? नाखून को बढ़ाना और नाखून को काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं? ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। नख को बढ़ाना और उन्हें काटना मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं। अब कैसे, सुनिएगा। जहां नाखून को बढ़ाना पशुता की निशानी है, वहीं नाखून को काटना मनुष्यता की निशानी है। आप लोगों को पता होगा कि जानवरों के पास नाखून काफ़ी लंबे लंबे रहते हैं। आजकल तो इंसान भी शौक से नाखून रखना शुरू कर दिए हैं। वहीं कह रहा है कि जहां नाखून को बढ़ाना पशुता की निशानी है, मतलब जानवरों के पास नाखून होता, वहीं नाखून को काटना मनुष्यता की निशानी है। लेकिन मनुष्य चाहता है कि मेरे नाखून ना बढ़े। अर्थात लेखक के अनुसार मनुष्य के अंदर पशुता के चिन्ह आज भी रह गए हैं। लेखक कह रहे हैं कि नाखून बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पहले इंसान पशु के समान था तो नाखून का उपयोग करता था मारने में, काटने में, शिकार करने में, तो आज भी उसके पास वो पशुता के गुण रह गए हैं। नाखून के रूप में रह गए हैं। भले ही वह मनुष्य आज पशुता को भूल चुका है और वह नाखून को इसलिए काट देता है क्योंकि वह पशुता को धारण करके पशु बन के आगे नहीं बढ़ सकता। चलिए आप लोग इसे समझने का प्रयास करें। कह रहा है कि नख बढ़ाना और उन्हें काटना, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि एकदम शुद्ध रूप से बनाया गया, इसमें कोई दिक्कत होने के चांस नहीं है।
नख बढ़ाना और काटना मनुष्य की सहजात वृत्ति कैसे है, तो इसके बारे में लेखक ने कहा है कि नाखून को बढ़ाना पशुता की निशानी है और नाखून को काटना मनुष्यता की निशानी है। और मनुष्य जो है वह पशुता की निशानी को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहता, अर्थात वो नाखून को बढ़ाकर आगे नहीं बढ़ना चाहता, क्योंकि जानता है कि पशु बनकर हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए बार बार नाखून को काट देता है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी जुड़ सकें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? स्पष्ट कीजिए। चलिए पहले आप समझ लेते हैं इसको। आप लोगों को बस छोटा सा बात बताना चाहेंगे कि पशुता की ओर बढ़ने का मतलब आपको पता होगा कि पशु हमेशा मार में रहते हैं, झगड़ा करते हैं, एक दूसरे लड़ाई करते रहते हैं, तो ही लेखक कह रहे हैं। और मनुष्य का काम है कि प्रेम व्यवहार से मिलकर रहना। तो लेखक क्या कहते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। कह रहा है, लेखक ने यह देखा है कि आज मानव अस्त्र शस्त्र को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है। आप लोग जानते हैं कि अस्त्र शस्त्र से लड़ाई होती है और लड़ाई पशुता की निशानी है। वहीं कह रहा है मानव अस्त्र शस्त्र को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है, जो पूर्णतः पशुता की निशानी है। मैंने यही बताया है। इसीलिए लेखक पूछना चाहते हैं कि मनुष्य मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है या पशुता की ओर। अब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि सुनिए यहाँ पे, क्योंकि सब अस्त्र और शस्त्र हिंसा की निशानी है। सब अस्त्र और शस्त्र हिंसा की निशानी है और हिंसा जो है वह पशुता की निशानी है। एक बार और समझ लीजिए आप सब कोई। लेखक ने यह देखा है कि आज मानव अस्त्र शस्त्र को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है, जो पूर्णतः पशुता की निशानी है। इसीलिए लेखक पूछना चाह रहे हैं कि मनुष्य मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है या पशुता की ओर, क्योंकि मनुष्य आज अस्त्र शस्त्र पर निर्भर है और अस्त्र शस्त्र हिंसा का प्रतीक है और हिंसा जो है पशुता का प्रतीक है। और तो हम ऐसे देखें तो मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, इसीलिए लेखक ने ऐसा पूछा है। चलिए देख लेते हैं हम। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ मेन दिक्कत ये है कि वीडियो हम देख पा रहे हैं कि 8 क्वेश्चन को पूरा करने में हम लोग 14 मिनट के करीब पहुँच चुके हैं और वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम 8 क्वेश्चन को बनाकर ही छोड़ेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें आप लोगों को पूरा क्वेश्चन पूरा करा देंगे 9 से लेकर और लास्ट तक। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग पूरा फोकस करेंगे समझने पे। देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों के अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या हैं? मतलब ये हुआ कि देश की आज़ादी के लिए कौन शब्द का प्रयोग मीमांस लेखक करता है और जो करता है प्रयोग उसका निष्कर्ष क्या है, इसके बारे में समझते हैं। चलिए देख लेते हैं आंसर आपका। आपका आंसर रहा ये वाला। कह रहा है क्या, अब देख पा रहे होंगे ये कोई लाइन एकदम बड़ा क्यों हो गया है। देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त शब्द इंडिपेंडेंस। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंस हैं, उसी के बारे में कह रहा है कि देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ अनअधीनता। आप लोग समझिएगा, यहाँ पे अर्थों पर ध्यान दीजिए सब कोई। अनअधीनता अर्थात किसी के अधीन नहीं रहना होता है। मतलब ये हुआ इंडिपेंडेंस का अर्थ हुआ कि हम लोग अनअधीन है, किसी के अधीन नहीं है। और आप लोग को पता हो कि लोग कहते हैं कि मुझे अपने आप पर काबू नहीं है, अर्थात वो व्यक्ति अपने आप पर कमांड नहीं रखता, वो गलतियाँ कर बैठता है, इसीलिए लेखक कहते हैं। पर हम लोग कहते हैं कि हम लोग स्वाधीन हैं, हिंदी में कहते हैं कि स्वाधीन है। इंडिपेंडेंस का मतलब स्वाधीन है। अतः स्वाधीनता शब्द का अर्थ अपने ही अधीन रहना है। आप लोग जानते हैं कि स्वाधीनता लिखाता है स्व के अधीन रहना। स्व के अधीन रहना, स्व मतलब होता है अपने आप के अधीन रहना। वह कहते हैं कि भारतवासी अपनी आज़ादी के लिए इस शब्द का उपयोग किया है, अपनी आज़ादी के लिए इस शब्द का उपयोग किया है। इन सब में स्व का बंधन आवश्यक है, अर्थात भारतवासी की परंपरा उनके भाषा के द्वारा प्रकट होती है। चलिए इसको हम एक बार पूरा समझ लेते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। आशा करते हैं कि आप लोग को मज़ा आ रहा होगा, आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे। इसका मतलब ये है लेखक के अनुसार कि
हम लोग देश की आज़ादी के लिए इंडिपेंडेंस शब्द को देखते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ होता है अनअधीनता। इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ होता है अनअधीनता, और अनअधीनता का मतलब हुआ किसी के बस में नहीं रहना, किसी के अधीन नहीं रहना। अतः आप यहाँ पे समझ रहे हैं, किसी के बस में नहीं रहना, अतः अपने आप के बस में नहीं रहना। और जब कोई व्यक्ति अपने आप के बस में नहीं रहता तो वो गलतियाँ कर बैठता है। लेकिन हम भारतीयों की एक खूबी है कि हम स्व के अधीन रहते हैं, मतलब हमेशा अपने आप के अधीन रहते हैं, इसीलिए हम लोग गलतियाँ कम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस तरह करके हम लोग 8 क्वेश्चन को देखें। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। ठीक है, तो देखते हैं आपका आंसर क्या होगा 9 नंबर का। 9 नंबर में होगा, लेखक ने संस्कृति की विशेषता बताने के प्रसंग में कहा है कि हम भारतीय अपने पुराने संस्कार और संस्कृति के कारण अपने आप पर लगाए हुए बंधन को नहीं छोड़ सकते, परंतु हमेशा पुराने मोह को ढो भी नहीं सकते। जैसे बंदरिया अपने मरे हुए बच्चे को गोद में दबाए रहती है, वह कभी मानव का आदर्श नहीं बन सकती, क्योंकि मनुष्य यह जानता है कि जो चीज़ गलत है या जो छोड़ देने के योग्य है उसे छोड़ देने में ही भलाई है और उसे छोड़ सकता है। चलिए हम इसको एक बार समझ लेते हैं। कि ये क्या कहता है। इसके कहने का मतलब ये हुआ, लेखक यहाँ बहुत अच्छी बात बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। और क्या समझाना चाह रहे हैं समझिएगा। वो कह रहे हैं कि बात सही है कि हम भारतीयों के ऊपर, हम मनुष्य के ऊपर एक बंधन है। जैसे कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखें, स्व का बंधन है, अर्थात हम लोग अपने आप के बस में रहना चाहते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप के बस में नहीं रहता उससे बहुत सारी गलतियां हो जाती है। तो मनुष्य अपने आप के बस में रहना चाहता है और वो अपने पुराने सभ्यता और संस्कृति को छोड़ना भी नहीं चाहता। ठीक है, तो छोड़ना भी नहीं चाहता। लेकिन एक और बात है कि मनुष्य समझदार हो चुका है, अब वह भली भांति जानता है कि जो चीज़ मेरे योग्य है उसको अपनाना है, अब जो चीज़ में गलत है या जिस चीज़ में बुराई है उसको मनुष्य ढो नहीं सकता। लेकिन बंदरियों का एक खूबी होता है, आप लोग जानते होंगे, बंदरियों का एक गुण होता है। आप लोग जान लें कि जब बंदरिया कोई बच्चा मरता है तो बंदरिया उस बच्चे को इतना प्यार करती है कि उसको छोड़ती नहीं है, उसको अपने पेट से दबाए रहती है, अपने गोद से दबाए रहती है। अब आप लोग कहते होंगे सर उसका बच्चा गायब कैसे होता है, तो बता दें कि कभी बंदरिया अपने बच्चे को कहीं रख के जाती है या फिर पेड़ से कभी कहीं अनजाने में गिर जाता है तो भी उसका बच्चा खो जाता है, वरना बंदरिया अपने बच्चे को छोड़ती जल्दी नहीं है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि मनुष्य अब समझ चुका है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। जो अच्छा है उसको मनुष्य अपनाता है और जो बुरा है उसको मनुष्य छोड़ देता है। इस तरह हम लोग देखें 9 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक बताता है कि हमें अपने आप को अनुशासन के बंधन में रखना चाहिए तथा कभी भी अपने ऊपर दूसरों को या अपने ज्ञानेंद्रियों तक को हावी नहीं होने देना चाहिए। इसका मतलब समझिए आप लोग। इसका मतलब ये हुआ कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ होता है कि हम लोगों को कभी भी मतलब ऐसा नहीं रहना चाहिए किसी का बंधन ना हो। हमको हमेशा अपने आप के बंधन में रहना चाहिए, हमको हमेशा अपने आप के बंधन में रहना चाहिए, हमको अनुशासन में रहना चाहिए। हमको यहाँ तक कि दूसरी बातों हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों को अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा कि जब कोई मनुष्य अपने आप से बाहर हो जाता है तो हमेशा गलतियाँ कर बैठता है, जब कोई मनुष्य किसी के वश में आ जाता है तो गलतियाँ कर बैठता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हम लोग को अपने आप के वश में रहना चाहिए और यहाँ तक कि अपने ज्ञानेंद्रियों तक को अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहिए, अर्थात अपने ज्ञानेंद्रियों के वश में भी नहीं होना चाहिए। इस तरह हम देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन को। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगर आप लोगों को समझ में आ जाए कि बूढ़ा कौन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? ठीक है, तो देखते हैं इसके आंसर क्या होगा। इसके आंसर में कहा गया है कि निबंध में लेखक ने उस बूढ़े की बात का जिक्र किया है जिसने कहा था, अब कौन सा बूढ़ा था आप लोग समझिए, कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। कौन सा बूढ़ा कहा था कि बाहर मत देखो भीतर की ओर देखो, हिंसा मतलब
हिंसा का मतलब होगा, आप समझते हैं, मारकाट। मिथ्या मतलब झूठ। क्रोध और द्वेष, जलन इत्यादि को दूर कर दो। अब किसने कहा था कि हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, क्रोध ना करो, द्वेष ना करो, इन सब से दूर रहो। तो इन सब से दूर रहो तो क्या करो, सुनिए। सत्य का पालन करो, अहिंसा करो, आत्मा के संतोष को बढ़ावा दो, प्रेम करो आदि पर बल दो। किसने कहा था? फिर कहते हैं इसकी बात सोचो, लेकिन लोगों को उस बूढ़े की बात समझ में नहीं आई। आप लोगों को पता होगा कि वो कहते रह गए अहिंसा के मार्ग को अपनाओ, झगड़ा ना करो, लड़ाई ना करो, लेकिन लोगों को उनकी बात समझ में नहीं आई। और नतीजा आप लोग जानते ही हैं कि उन लोगों ने उनकी बात को नहीं समझी और उसी को गोली मार दी। पता हो कि जो लोग अहिंसा के बारे में कह रहे थे उन्हीं को गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेखक की दृष्टि में उस बूढ़े की बात सार्थक थी। सार्थक का मतलब अर्थ उनका सही था, लेकिन वह चाह कर भी मनुष्य की पशुता को रोक नहीं पाए, चाह कर भी मनुष्य की पशुता को रोक नहीं पाए, जिसके कारण आज खुद यह मानव अपने ही विनाश के कगार पर खड़ा है। चलिए तो इसको एक बार समझ लेते हैं हम लोग, क्या कहता है क्वेश्चन आपका। मैंने भरसक प्रयास किया है कि आप लोग को समझाते चलें। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ बूढ़ा किसे कहा गया, आप लोग कमेंट करना है, कहिएगा तो हम बता देंगे। एक बूढ़ा व्यक्ति भारत में था जो कहता था कि हे मानव, तुम झूठ मत बोलो, लड़ाई न करो, झगड़ा न करो, मारकाट मत करो, क्रोध किसी से न करो, द्वेष न करो मतलब किसी घृणा मत करो। और वो बार बार अपने मरने के समय तक लोगों को समझाता रहा इन सब बातों को, क्योंकि सब बुराइयां हैं और बुराई को छोड़ दो। लेकिन मानव में आज भी पशुओं के गुण मौजूद हैं, अतः मानव ने उस बूढ़े की बातों को समझा नहीं। क्योंकि बूढ़ा कह रहा था कि अहिंसा करो मतलब मारकाट मत करो, सत्य बोलो, सही मार्ग पे चलो, आत्मा के संतोष के लिए काम करो, अच्छे कर्मों को पूरा करो। और लोगों को उनकी बात समझ में नहीं आई और लोगों ने क्या किया, उसी बूढ़े को गोली मार दी। अर्थात जो अहिंसा के लिए बोलते रहे उन्हीं को हिंसा का शिकार बना दिया गया। यही मनुष्य की पशुता की निशानी है। और इसी कारण से आज मनुष्य खुद ही अपने विनाश के कगार पर खड़ा है। क्योंकि आपको पता है कि आज ऐसे ऐसे हथियार बन चुके हैं, यहाँ तक कि परमाणु बम के बारे में अपने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में सुना होगा कि कैसे वहाँ पे एक बार परमाणु बम गिराया गया तो वहाँ लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है क्या, मनुष्य के पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। मनुष्य के पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में एक ऐसी आशा जगती है। ठीक है, तो कैसी आशा जगती है इसके बारे में सुनेंगे हम लोग। यहाँ पे हुआ कैसी आशा जगती है, तो चलिए समझते हैं हम लोग इसको पहले कि आंसर क्या कह रहा है और फिर हम इसको समझेंगे भी। मनुष्य के पशु की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। आप लोगों को पता होगा कि पहले मनुष्य पशु के समान था, बंदरों के समान था। तो बंदर के पास तो आज भी पूंछ है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि मनुष्य के पास पूंछ नहीं है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो रीढ़ की हड्डी जो नीचे की तरफ निकली हुई है वहीं पे पूंछ हुआ करता था। अर्थात आज भी मनुष्यों में पूंछ के गुण दिखाई दे रहे हैं। भले पूंछ नहीं है तो क्या हुआ, वहीं कह रहे हैं कि मनुष्यों में पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में यह आशा जगती है। प्राणी शास्त्री का मतलब प्राणियों का ज्ञान रखने वाला शास्त्री, प्राणियों के बारे में समझने वाला, जानने वाला। तो इससे लेखक के मन में यह आशा जगती है कि शायद एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन मनुष्य के नाखून के साथ साथ उसकी मरने और मारने वाली पशुता भी खत्म हो जाएगी। उस दिन यह मनुष्य प्रेम करने लगेगा और तब यह पृथ्वी भी स्वर्ग के समान हो जाएगी। चलिए हम इसको समझ लेते हैं यह क्या कहता है। ठीक है, यह क्या कहता है कि समझने में आसान इसलिए होगा कि अगर आप लोग याद नहीं भी करें तो आप लोग समझ करके इसके आंसर को आसानी से दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब लेखक को लगा कि प्राणी शास्त्री यह अनुमान लगा रहे हैं, लेखक ने सुना कि प्राणी शास्त्री यह अनुमान लगा रहे हैं कि मनुष्य के नाखून जो हैं एक दिन झड़ जाएंगे उसके पूंछ की तरह, तो लेखक को लगता है कि जैसे मनुष्य के पहले बंदर होने के गुण मिलते हैं लेकिन उनका पूंछ झड़ चुका है, तो जिस दिन मनुष्य का नाखून भी झड़ जाएगा
उसे मनुष्य के पास कोई पशु होने का चिन्हासी नहीं रहेगा, क्योंकि पूँछ खत्म हो चुका है, तब मनुष्य में पूँछ के गुण खत्म हो चुके हैं। नाखून खत्म हो जाएगा तो नाखून के गुण खत्म हो जाएंगे, और नाखून आज भी पशुता का निशानी है। अर्थात जिस दिन नाखून खत्म हो जाएगा उस दिन मनुष्य में पशु के गुण खत्म हो जाएंगे। वो मार काट खत्म कर देगा, मिलकर रहने लगेगा, भाईचारा से रहेगा, उस दिन दुश्मनी खत्म हो जाएगी और सभी जीव प्रेम से रहने लगेंगे। उस समय हमारी यह पृथ्वी उस प्रेम से सराबोर हो जाएगी और स्वर्ग के समान हो जाएगी। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। सफलता और चरितार्थता शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? ठीक है, तो चलिए आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या होगा? सफलता और चरितार्थता, सफलता और चरितार्थता शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता मतलब अंतर इस प्रकार प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि मनुष्य आज मारण मतलब मारने वाला, अर्थात मारने वाला यंत्रों के संचयन, मारने वाला यंत्र आप समझते हैं कि जिससे लड़ाई होती है, उसका संचयन कर रहा था, उसको बढ़ा रहा है, पर अन्य अस्त्र शस्त्रों के संचयन पर बल दे रहा है। बढ़ा रहा है पर नहीं रहेगा, एवं अन्य अस्त्र शस्त्रों के संचयन पर बल दे रहा है। वह आडंबर युक्त सफलता को पाना चाहता है, जबकि सफलता उसे पशुत्व अर्थात हिंसा के द्वारा प्राप्त होती है। तो यहाँ कहने का मतलब समझिए आप लोग कि कहना क्या चाह रहा है। जबकि मनुष्य की चरितार्थता प्रेम, मैत्री एवं त्याग में है तथा दूसरे के लिए प्रेम के साथ जीने में है। इसको हम एक बार समझ लेते हैं कि कैसे क्या होगा। आप लोग लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज मनुष्य सफलता पाना चाहता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मनुष्य आज हर देश अपने अपने परमाणु शक्ति को बढ़ा रहा है, अपने अपने परमाणु शक्ति को बढ़ा रहा है, लड़ाई करने वाले यंत्रों को बढ़ा रहा है, और इस पर वो अपने आप को, जैसे कि आप जानते होंगे प्रथम विश्व युद्ध की कहानी क्या हुई थी, इस पर अपने आप को सफल मान रहा है। जबकि उसे जानना चाहिए कि आज वह जो अस्त्र शस्त्र बढ़ा रहा है, वह अस्त्र शस्त्र क्या है? पशुता की निशानी है। वह अस्त्र शस्त्र क्या है? पशुता की निशानी है। और पशु बनकर कोई आगे कैसे बढ़ सकता है? वह बाहरी आडंबर को दिखावा दे रहा है, बाहरी आडंबर को अपना रहा है। उसे सोचना चाहिए कि बाहरी आडंबर को अपना करके मतलब मार काट करके पशुता के साथ सफलता प्राप्त करने में कोई बड़ाई नहीं है। बड़ाई तो इसमें है कि प्रेम भावना मिल करके मित्र के साथ रहने में, मित्रता के साथ रहने में, प्रेम के साथ रहने में, सत्य का पालन करने में, अहिंसा को पालन करने में, धर्म को पालन करने में उनकी चरितार्थता है। अर्थात उसी में मानव अपने मानव के गुणों को बढ़ा करके आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह से करके हम लोग 13 क्वेश्चन को देखे। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप कक्षा 10 में हैं तो मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा, करना चाहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हमसे जुड़े रहें तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। आपको वहां से ऑब्जेक्टिव का टेस्ट भी शुरू हो चुका है, आपको ऑब्जेक्टिव का टेस्ट भी मिलेगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप 10th में हैं तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।